सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। अब देखिए, पिछली क्लासेज में हम बात कर रहे थे कोरिलेशन, या किसके रिगार्डिंग बात कर रहे थे, सहसंबंध के लिए हम बातचीत कर रहे थे। तो हमने एक क्लास में देखा था कि सहसंबंध या कोरिलेशन होता क्या है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कोरिलेशन के क्या क्या प्रकार या टाइप्स होते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि कोरिलेशन होता है धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। इसके बाद हम बात की थी कि रेखिक और अरेखिक, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन होता है आपके पास। और उसके बाद हमने बात की थी कि आंशिक या किसकी बात की थी, आंशिक या पार्शियल कोरिलेशन की। और उसके साथ साथ हमने बात की थी मल्टीपल कोरिलेशन की। ये हमने क्या डिस्कस करी थी, कोरिलेशन के प्रकार या टाइप्स डिस्कस किए थे। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि सर अब कोरिलेशन जान गए क्या होता है, कोरिलेशन के प्रकार या टाइप्स क्या होते हैं ये हम सीख गए। लेकिन अगर हमको कोई कह दे कि कोरिलेशन ज्ञात करना है और कौन सा कोरिलेशन होगा, तो फिर वो हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने अलग अलग मेथड्स देखे हैं। सबसे पहले हमने देखा था स्कैटर डायग्राम मेथड, जिसके अंदर हम स्कैटर या डॉट डॉट से अपन कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक चर बढ़ता है तो दूसरे की क्या स्थिति होती है, बढ़ेगा घटेगा या दोनों एक जैसे चलेंगे या वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके बाद हमने बात की रेखिक या लीनियर मेथड की, या ग्राफिकल मेथड जिसको कहते हैं अपन। इसके बाद हमने बात की जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आपके पास, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, जिसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था R इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा ऑफ एक्स इंटू सिग्मा ऑफ वाई। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक मेथड और आता है, हमने वैसे तो हेडिंग लिख रखी है, और वो आता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध। तो अब बात करेंगे इस क्लास में स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक। हेडिंग लगा लीजिए, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्पीयरमैन का कोटि या स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक। हेडिंग लगा लीजिएगा, स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक, स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक। इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार पूछता रहता है आपसे। एग्जाम में इससे भी कई बार आपको क्वेश्चन पूछता रहता है। क्लियर बात यहां तक। अब देखो सर इसमें होगा क्या। अब देखो, एक तो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि सर अगर डेटा, पीछे जो पढ़ा था अपन ने कार्ल पियर्सन का, उसमें हमने देखा था कि अगर सर डेटा आपके पास मात्रात्मक है, डेटा आपके पास क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा है, डेटा आपके पास क्या है, मात्रात्मक डेटा है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, अगर डेटा मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है, तो हम कौन सा मेथड उपयोग में लाते हैं, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आर निकालते हैं। लेकिन डेटा अगर गुणात्मक है, डेटा क्या दिया हुआ, गुणात्मक या क्वालिटेटिव डेटा दिया हुआ है। अब गुणात्मक डेटा, क्वालिटेटिव डेटा का मतलब आप लोग समझते हैं भली भांति कि क्वालिटेटिव डेटा का मतलब होता है सर, क्वालिटेटिव डेटा का मतलब क्या होता है कि जिसमें गुणों की बात की जा रही हो कि कौन कितना विद्वान है, कौन कितना सुंदर है, कौन कितना ईमानदार है। अगर ये सारी बातें डिस्कस करनी हो तो डेटा फिर कौन सा हो जाता है, डेटा हो जाता है आपके पास क्वालिटेटिव डेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है एग्जाम में कि सर ये जो आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम पढ़ रहे हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन जो कोएफिशिएंट है आपके पास, ये कौन से डेटा को रैंक निकाल, सहसंबंध निकालने के काम आएगा। इसमें डेटा जो काम आएगा वो गुणात्मक, या डेटा कौन सा होगा प्यारे बच्चों, क्वालिटेटिव डेटा होगा। इसमें डेटा कौन सा होगा आपके पास, क्वालिटेटिव डेटा। डेटा जो होगा आपके पास गुणात्मक डेटा होगा, और ये जो डेटा होगा वो आपके पास कौन सा होगा, क्वालिटेटिव डेटा होगा। ठीक है। अब गुणों में आप बहुत भली भांति समझते हैं कि डेटा विद्वता का दिया हुआ हो, इंटेलिजेंसी का डेटा हो, डेटा कोई सुंदरता या ब्यूटी का डेटा हो, डेटा कोई ईमानदारी या और किसी भी गुण के रिगार्डिंग कोई डेटा दिया हो, ऑनेस्टी का हो, तो उस स्थिति में हम कौन से कोरिलेशन कोएफिशिएंट का उपयोग करेंगे, कौन से कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन।
तो लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, या इतना लिख के छोड़ सकते हो आप लोग कि कौन से डेटा के लिए उपयोगी है, गुणात्मक के लिए। तो वैसे पूरी लाइन लिख लीजिएगा, मैं लिखवा रहा हूं। स्पीयर मान का कोटि सहसंबंध गुणांक, 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 स्पीयर मान का कोटि सहसंबंध गुणांक मात्रात्मक चरों, मात्रात्मक या क्वालिटेटिव गुणात्मक, मात्रात्मक नहीं गुणात्मक, किसकी बात करें, क्वालिटेटिव की बात करें तो लिखिएगा कि स्पीयर मान का कोटि सहसंबंध गुणात्मक डेटा या गुणात्मक चरों के मध्य सहसंबंध ज्ञात करने के लिए, गुणात्मक चरों के मध्य सहसंबंध ज्ञात करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। गुणात्मक चरों के मध्य सहसंबंध ज्ञात करने के उपयोग में लिया जाता है। अब इसके फॉर्मूले की बात करें, जैसे पीछे हम फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि सर R इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, और नीचे क्या होगा, सिग्मा एक्स सिग्मा इंटू कितना था, सिग्मा वाई। यही फॉर्मूला हम पढ़ के आए बेटा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, और इसको लिखा किससे जाता है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा आपके पास वो होता है रो इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू 1 माइनस समेशन डी आई स्क्वायर अपॉन कितना होता है, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछ लेता है। तो उसको किससे लिखा जाता था, स्पेयर मान में रो आर से लिखा जाता था, और ये जो लिखा हुआ है इसका नाम होता है रो। इसे क्या पढ़ा जाता है, रो। पी जैसा दिखता होगा आपको, लेकिन इसे क्या पढ़ा जाता है, रो। डी आई क्या चीज है सर, डी आई क्या चीज है आपके पास, एन तो आप जानते ही हो कि कितने डेटा दिए हुए आपको, कितने आंकड़े दिए हुए, उसके अनुसार किसकी वैल्यू डिसाइड हो जाएगी, एन की। डी आई क्या होता है आपके पास, रैंक ऑफ एक्स माइनस क्या होता है, रैंक ऑफ वाई। भाई दो चर तो होंगे आपके पास, अरे बेटा दो चर तो होंगे। जहां या वेर डी आई का मतलब होगा सर, जहां या वेर डी आई का मतलब होगा आपके पास रैंक ऑफ एक्स। रैंक ऑफ किसकी होगी आपके पास, एक्स। रैंक ऑफ एक्स कि एक्स की रैंक कितनी है, माइनस एक्स की कोटि कह दो, रैंक का मतलब कोटि किसकी, एक्स की, माइनस किसकी बात हो रही है, रैंक ऑफ वाई की, माइनस किसकी बात होगी, रैंक ऑफ वाई की। तो ये हो गया आपके पास डी आई इक्वल टू रैंक ऑफ एक्स माइनस कितना हो गया, रैंक ऑफ वाई। रैंक ऑफ एक्स माइनस कितना हुआ आपके पास, रैंक ऑफ वाई। क्लियर है बात आपके पास, डी आई इक्वल टू रैंक ऑफ एक्स माइनस कितना होगा, रैंक ऑफ वाई। इसके बाद अगर किसी सवाल में रैंक निकालनी, मतलब x की रैंक देगा, y की रैंक आपको देगा, माइनस कर लिया, क्या निकाल लिया, डी आई। तो अगर सब डी आई का अगर मैं टोटल कर लूँ, सब डी आई का टोटल हमेशा कितना होता है, 0। ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि समेशन डी आई इक्वल टू या सभी चरों की रैंक का अंतर अगर निकालें, एक चर x है दूसरा y है, और उसका अगर टोटल करें तो समेशन डी आई इक्वल टू कितना होगा, 0। समेशन डी आई इक्वल टू कितना होगा, 0। बात क्लियर है। इसके बाद देखो, इस फॉर्मूले को देखने से आपको क्या लग रहा है, इस फॉर्मूले को देखने से आपको क्या लग रहा है कि पूरा मामला डी आई पे डिपेंड कर रहा है। अगर डी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी, ऐसे समझो, अगर इस समेशन डी आई स्क्वायर की, डी आई की वैल्यू तो 0 होती है, फिर लेकिन स्क्वायर कर लेंगे तो माइनस वाले भी क्या हो जाते हैं, प्लस, माइनस वाले भी क्या हो जाते हैं भी, प्लस हो जाते हैं। बात क्लियर है ना सबके, माइनस वाले भी क्या हो जाते हैं भी आपके पास, प्लस के हो जाते हैं। तो देखो इस स्थिति में क्या होगा आपके पास, इस स्थिति में क्या होगा, अगर डी आई की वैल्यू ज़्यादा है तो ये यहाँ बड़ी वैल्यू है तो बेटा बड़ा होगा। अब बड़ी संख्या एक में से घटेगी तो उत्तर छोटा आएगा कि नहीं आएगा, भाई 1 में से माइनस हो रहा है, ये 1 में से क्या हो रहा है, माइनस। अब मान लो डी आई की वैल्यू बड़ी है, डी आई की वैल्यू क्या है, बड़ी है आपके पास, तो बड़ी वैल्यू एक में से घटेगी तो आंसर क्या आएगा, छोटा। इसका मतलब हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि सर अगर समेशन डी आई
समेशन डी आई स्क्वायर का मान, समेशन डी आई स्क्वायर का मान क्या हो, अधिकतम या मैक्सिमम हो। समेशन डी आई स्क्वायर का मान क्या हो, अधिकतम या आपके पास क्या हो, मैक्सिमम हो। समेशन डी आई स्क्वायर का मान अधिकतम या मैक्सिमम है, अधिकतम या मैक्सिमम हो। इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी एक में से कम होगी, बड़ी वैल्यू एक में से कम होगी तो छोटा बचेगा। मतलब रो की जो वैल्यू आपको दिख रही है, रो की जो उत्तर आएगा, रो का मतलब जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रो की जो वैल्यू होगी, रो का मान क्या होगा, न्यूनतम। रो का मान क्या होगा बेटा, न्यूनतम या मिनिमम होगा। रो का मान क्या होगा आपके पास, मिनिमम या क्या बनेगा बेटा, न्यूनतम। रो का मान क्या बनेगा, मिनिमम या न्यूनतम। यहां से देखिए अगर सर ये वैल्यू छोटी हो, अगर समेशन डी आई स्क्वायर का मान, समेशन डी आई स्क्वायर का मान क्या हो भाई, न्यूनतम हो। समेशन डी आई स्क्वायर का मान क्या हो, न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब क्या वैल्यू हो आपके पास, मिनिमम हो। समेशन डी आई स्क्वायर का मान क्या हो आपके पास, न्यूनतम या क्या हो आपके पास, मिनिमम हो। समेशन डी आई स्क्वायर का मान, समेशन डी आई स्क्वायर का मान न्यूनतम या मिनिमम हो। अब सोच के देखो कि अगर ये वैल्यू बहुत छोटी है तो एक में से बहुत छोटी संख्या कम होगी तो ज़्यादा बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। इसका मतलब क्या होगा, रो का मान, रो का मान क्या होगा, अधिकतम या मैक्सिमम। रो का मान क्या होगा, अधिकतम या क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम होगा। रो का मान क्या होगा, अधिकतम या क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम। नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा। यहाँ तक नोट कीजिएगा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये पता होना चाहिए कि सर ये किस काम में आता है, तो ये किस काम में आता है भी, ये किस काम में आता है, गुणात्मक जो डेटा होता है, क्वालिटेटिव जो डेटा होते हैं उनके रिगार्डिंग स्पेयर मान का कोटि से संबंध गुणांक को हम काम में लेते हैं। किससे लिखा जाता है, रो से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है भी, रो से लिखा जाता है। बात क्लियर है। और जब ये डी आई का मतलब होता है रैंक ऑफ एक्स माइनस कितना होता है भाई, रैंक ऑफ वाई। इसके बाद अगर रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई करते हैं तो डी आई का अगर टोटल करें तो हमेशा क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं होता है तो फिर कुछ नहीं होगा, ना तो वहाँ कोई डेटा गुणात्मक है, ना वहाँ रैंक कोरिलेशन ज्ञात कर पाएंगे, वहाँ फिर कुछ भी संभव नहीं है। कर लिया नोट सबने। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। कोई भी आपको मान लेते हैं कि दो चर दिए हुए हैं, कोई भी दो चर दिए हुए हैं आपके पास। एक चर x दिया हुआ है और दूसरा चर आपको क्या दिया हुआ है, y। यहाँ कुछ इस तरीके से दिए हुए 1 2 3 4 और क्या दिया हुआ आपके पास 5, ठीक है। ये y जो चर दिया हुआ कुछ इस तरीके से दिया हुआ 5 4 3 2 और कितना दिया हुआ है 1। ये कुछ चर इस तरीके से आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर आपको ये रैंक निकालनी है, रो की वैल्यू निकालनी है। इसमें आपको क्या निकालनी है, रो की वैल्यू निकालनी है। मान लो मैंने कह दिया कि दो बच्चे हैं, पूरा सवाल देखना चाहें तो, कि भाई दो स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट हैं, दो नहीं 5। एक मान लो ए मान लेते हैं, ये बी स्टूडेंट मान लो,
ये कोई सी स्टूडेंट है, या आपका कोई डी स्टूडेंट है, और ये क्या है, ए स्टूडेंट। अब मान लो उसने टेस्ट दिया, अब मान लो उसने क्या दिया, टेस्ट दिया कोई, और मान लो मैथ, एक टेस्ट किसका दिया उसने, एक सब्जेक्ट मान लेते हैं मैथ्स, और एक टेस्ट किसका दिया उसने, स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी का टेस्ट उसने दिया। एक टेस्ट किसका दिया उसने, स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी का। अब आपसे कोई पूछे, ये क्वेश्चन आपके पास कि 5 बच्चे थे, उन्होंने 2 सब्जेक्ट का क्या दिया टेस्ट, एक मैथ्स मान लेते हैं और एक क्या मान लिया अपन ने, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब आपसे पूछे कि मैथ और स्टैटिस्टिक्स में क्या संबंध है, क्या सह संबंध है। अब आपसे पूछे मैथ्स तथा स्टैटिस्टिक्स में सह संबंध, मैथ्स तथा स्टैटिस्टिक्स में क्या सह संबंध है, मैथ्स तथा स्टैटिस्टिक्स में सह संबंध या क्या सह संबंध है, क्या सह संबंध है, मतलब रो की वैल्यू आपको निकालनी है कि क्या कोरिलेशन है इनके बीच में, बताइएगा इनके बीच में क्या कोरिलेशन है, बताइएगा। भी आपको 2 चर दिए हुए हैं x और y के रूप में। एक सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि ये सब्जेक्ट है सर, और इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपसे पूछना चाह रहा है कि इनके बीच में क्या संबंध है या क्या कोरिलेशन है, बताइएगा। तो देखो, जब भी कोरिलेशन की बात आती है तो सर क्या करेंगे, हमें फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी सर, डी की ज़रूरत पड़ेगी। अरे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डी, और डी निकालने के बाद उसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर। अब डी में हम क्या सीख के आए बेटा, देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी कह दो चाहे डी कह दो, एक ही बात है। डी का मतलब होता है कि सर रैंक ऑफ एक्स में से किसकी रैंक घटाएंगे, रैंक ऑफ वाई। रैंक ऑफ एक्स में से किसकी रैंक घटानी है, रैंक ऑफ वाई की। तो रैंक ऑफ एक्स में से रैंक ऑफ वाई घटाएंगे तो 1 - 5 करेंगे तो कितना होगा, 4। 2 - 4 करेंगे तो कितना होगा, 2। 2 - 4 करेंगे तो कितना होगा आपके पास, माइनस का 2। 3 - 3 करेंगे तो 0। 4 - 2 करेंगे तो 2। 5 - 1 करेंगे तो कितना, 4। देखो तभी निकल पाएगा जब आपके पास डी की वैल्यू 0। क्या डी की वैल्यू 0 हो रही है क्या टोटल, यही तो पीछे हम सीख के आए हैं कि सर समेशन डी से कोई भी सवाल हो कितना होना चाहिए, 0। 0 हो गया। इसके बाद अब क्या कर लो, डी स्क्वायर कर लो। डी स्क्वायर किया तो सर क्या हो गया, देखिएगा 4 का -4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर कितना, 16। ठीक है। अब डी स्क्वायर करने से काम नहीं चलेगा, फॉर्मूले को देखें तो उसके क्या लगा हुआ है, समेशन। समेशन का मतलब उसका क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल। और टोटल कितना होगा इसका, 20 और 20 कितने हो गए, 40। अरे टोटल कितना हो गया, 20 और 20 कितने हो गए, 40। टोटल कितना हुआ आपके पास, 20 और 20 कितने हो गए, 40। अब आ जाओ फॉर्मूले पे। फॉर्मूला यही कहता है कि सर रो इक्वल टू 1 - समेशन डी स्क्वायर, और अपॉन में बात करें तो कितना होगा, एन स्क्वायर कितना होगा, -1, यही बनेगा। अब सवाल से वैल्यू पुट करेंगे तो 1 - समेशन डी स्क्वायर, इनका सबका टोटल कितना हो गया, 40 या 40। तो सबका टोटल कितना हो गया, 40 या 40, अपॉन में n का मतलब सर कितने हैं, तो कितने हैं आपके पास, 5। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 5। फिर 5 का स्क्वायर और माइनस कितना हुआ, 1। इसके बाद देखें तो ये हो गया 1 - 40, और ये हो गया आपके पास 5 × 25, और ये कितना हो गया आपके पास, 24। 5 का स्क्वायर 25 और ये कितना हो गया, 24। अब यहाँ से देखें तो ये भाग कितनी बार गया, अरे ये भाग 5 का कितनी बार गया, 8। कितनी बार गया, 8। फिर 8 का कितना हो गया, 1/3। तो ये हो गया आपके पास 1 - 0.33। तो कितनी वैल्यू बच गई, 0.67 के आसपास आपके पास कोरिलेशन आ गया। 0 पॉइंट कितना आ गया आपके पास, 67। अरे कितने की बात हुई भाई, क्या हुआ, गड़बड़ कर दिया है कुछ अपन ने, 25 24 ठीक चल रहा है। अच्छा, फॉर्मूले को तो 1 मिनट 1 सेकंड थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ कितना आएगा बेटा, 6 आएगा ना, यहाँ 6 और लगाना, 6 आते हैं फॉर्मूले में, अपन ने ध्यान नहीं करा। तो यहाँ कितना आएगा आपके पास, 6। तो यहाँ इंटू कितना होगा, 6। अब देखो थोड़ा सा इसको चेक करना, यहाँ कितना आएगा आपके पास, 6। तो ये हो गया आपके पास 1 - और ये हो गया 40।
40 इंटू कितना हुआ भी 6, और ये हो गया 5 इंटू कितना हो गया 24। तो यहाँ से देखो कितना हो गया, ये कट गया तो ये कितना हो गया 4, ये यहाँ से कट जाएगा तो कितना हो गया 5 होगा 20, तो कितने बच गए 1 माइनस 2, तो कोरिलेशन कितना आ गया -1। ये थोड़ा सा ध्यान करना है इसमें, अपन ने 6 नहीं लगाया था पहले, रह गया था लिखने में, तो 1 - 6 भी आता है, समेशन DI² n कितना होगा -1। ये ठीक करना ना, फ्लो में छोड़ दिया अपन ने, कोई बात नहीं है। अब ठीक कर लिया तो ये हो गया -6, ये कितना हुआ आपके पास -6, तो 1 - 6 6 से गुणा भी होगा, समेशन DI² अपॉन n -1, n कितना हो गया -1, तो 1 - 40 इंटू कितना हुआ 6 अपॉन 5 5² -1, तो रिजल्ट कितना आएगा आपके पास -1। इसको ठीक कर लेना ना, कोई बात नहीं। चलिए जी, बात क्लियर है भाई आपके पास। ये रो का फॉर्मूला हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। DI की अगर बात करूँ तो रैंक ऑफ x माइनस कितना होगा बेटा रैंक ऑफ y, समेशन DI इक्वल टू कितना होगा 0। ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो यहाँ ज़्यादा माइनस होगा तो छोटा बचेगा तो मिनिमम होगा, और अगर ये वैल्यू कम होगी तो कम घटेगा तो आंसर क्या आएगा ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद हमने क्वेश्चन देखा तो मैथ और स्टैटिक्स में सहसंबंध की बात हो रही थी, तो रो इक्वल टू 1 माइनस, सबसे पहले क्या करते हैं x माइनस वाई, तो DI हो गया, DI का टोटल कितना होना चाहिए 0, फिर हमने क्या किया DI², तो इस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट भाई, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, रो की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब देखो अगर ऐसा सवाल आ जाए आपके पास, ये तो एक क्वेश्चन देखा हमने, अगर मान लो कोई ऐसा सवाल आ जाए, जैसे मान लो इसी सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कि कोई 5 स्टूडेंट आपके पास, ये स्टूडेंट हो गए आपके पास, ये क्या हो गए भाई स्टूडेंट। ठीक है, ये मान लो इनके सब्जेक्ट हो गए, वही मान लेते हैं मैथ सब्जेक्ट है, और क्या सब्जेक्ट है आपके पास स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट है और क्या सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है। अगर बच्चों के अंक क्या हो समान हो, मान लो ये A स्टूडेंट की बात हो रही है, ये B स्टूडेंट की बात हो रही है, ये C स्टूडेंट की बात हो गई, ये D की, और ये किसकी बात हो गई आपके पास E की। ठीक है, अब ये हुआ अपने पास। अब यहाँ से देखो क्या करें, मान लो मार्क्स क्या दिए हुए आपको सेम दिए हुए हो, जैसे ये लिख दे, मान लो जब 1 2 3 1 2 3 दे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, 1 2 3 4 5 मान लो ऐसा दे दे कि 1 2 3 4 5, इसके भी दे दे 1 2 3 4 5, तब तो कोई इशू नहीं, वही घटा लो 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0। लेकिन मान लो ऐसा दिया हुआ हो आपके पास कि मैथ्स में मान लो इसके भी 40, इसके स्टेट्स में भी 40, और इसके मान लो 45, इसके भी मान लो 45, इसके 48 तो इसके भी 48 48, इसके 50 तो इसके भी 50, और इसमें इसके 60, इस सब्जेक्ट में तो इस सब्जेक्ट में भी कितने आ रहे हैं 60। ऐसी अगर स्थिति हो तो ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, रैंक निकालनी पड़ेगी, रैंक ऑफ x और रैंक ऑफ y। क्या निकालनी पड़ेगी आपको, रैंक ऑफ x और रैंक ऑफ y। तो रैंक ऑफ x की बात करें, रैंक की अगर बात करें तो सबसे पहले रैंक किसकी याद करेंगे x की, और यहाँ किसकी y की। तो देखो नंबर सेम है तो यहाँ 1, ये भी एक नंबर पे रहेगा, 2 पे छोटे से लिखते हैं 2 से, चाहे बड़े से लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 से, इसके भी सेम है तो 4 4, इसकी रैंक भी कितनी है 5 5, चाहे छोटे से लिख दे चाहे किससे लिख दे बड़े से, तो रैंक फाइंड आउट हो गई। अगर पहले से 1 2 3 4 5 दिए हुए तब तो कोई इश्यू नहीं है, अदरवाइज जो सही सिस्टम है इसका सोल्व करने का कि अगर ऐसे वैल्यू दी हुई है तो या तो बड़े से शुरू कर लें, छोटे से रैंक देना शुरू कर दें। अब सेम है तो दोनों में सेम रैंक मिलेगी आपके पास। ये कितना करेंगे अब DI कितना आ रहा है 1 - 1 0 0 0 और 0, तो मतलब समेशन DI कितना आ गया 0। फिर हमने क्या सीखा है कि सर क्या करते हैं DI², तो DI² अगर हम करते हैं तो ये भी 0 0 0 0 और कितना हो गया 0। ठीक है,
तो इसका टोटल भी कितना हो गया 0। तो रो का जो फॉर्मूला पढ़ा हमने 1 माइनस 6 समेशन डी आई स्क्वायर, 6 समेशन डी आई स्क्वायर एन इंटू कितना हो गया एन स्क्वायर माइनस 1। अब आप सोच के देखो डी आई स्क्वायर की खुद की वैल्यू का टोटल ही कितना है 0, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0। तो 1 माइनस 0, तो टोटल रिजल्ट कितना आएगा 0। कर लिएगा नोट। हुआ नोट सबका। अब देखो एग्जाम में एक बार एसओ के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे कि अगर कोई खंडित दिया हुआ है आपके पास डेटा, खंडित चर दिए हुए हैं और उनकी रैंक जो दी हुई है चरों की, उनका अंतर देखें और उसके अंतर का योग सदैव होता है। बताइए वही बात है कि समेशन डी आई इक्वल टू कितना होता है 0। तो बेसिक बातें पता होनी चाहिए, मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया कि भाई कैसे हम रैंक फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या इससे 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। एक तो जैसे हम पीछे मेथड पढ़ के आए थे, कौन सा? एक तो हम स्कैटर डायग्राम मेथड पढ़ के आए थे। स्कैटर डायग्राम मेथड में हमें क्या पता चला? मात्रा या दिशा बताओ क्या पता चलती है, डायरेक्शन या डिग्री? सिर्फ डायरेक्शन पता चली, डिग्री पता नहीं चली। ग्राफिकल मेथड में भी क्या पता चली? डायरेक्शन ही पता चली, मात्रा या डिग्री पता नहीं चली। कार्ल पियर्सन मेथड में दोनों पता चली कि सर कितनी तो वैल्यू होगी सह संबंध की और क्या उसकी दिशा या क्या होगी उसकी डायरेक्शन होगी। वैसे ही स्पीयरमान कोटि सह संबंध गुणांक की सहायता से भी हमें दोनों चीजें पता चलती हैं। दिशा का या डायरेक्शन का ज्ञान भी होता है। दिशा या किसका ज्ञान हो पाता है भाई? डायरेक्शन का। साइन भी तो आता है इसके साथ। तो एक तो किसका ज्ञान हो जाता है? डायरेक्शन का। डायरेक्शन के साथ साथ आपको किसका पता चलता है? मात्रा या डिग्री का भी ज्ञान होता है। मात्रा या किसका भी ज्ञान होता है? डिग्री का। तो नीचे नोट लगा के पॉइंट लिखिएगा, नीचे नोट लगा के पॉइंट लिखिएगा। स्पीयरमान सहसंबंध, स्पीयरमान सहसंबंध, स्पीयरमान सहसंबंध या स्पीयरमान कोटि सहसंबंध गुणांक की सहायता से, स्पीयरमान कोटि सहसंबंध गुणांक की सहायता से सहसंबंध की दिशा
सहायता से सहसंबंध की दिशा तथा मात्रा दोनों ज्ञात होते हैं। दिशा तथा मात्रा दोनों ज्ञात होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहली बात। दूसरी बात अगर अपन करें तो देखो, पीछे जब कार्ल पियर्सन पढ़ के आए थे तो मैंने कहा था कार्ल पियर्सन में जो आर की जो वैल्यू होती है वो किसके बीच में वेरी करती है, किस अंतराल या किस रेंज में होती है भी। तो जो वैल्यू होती है कार्ल पियर्सन की वो किस अंतराल में होती है, -1 से किसके बीच में होती है, +1। ये बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे कोई सा ही सहसंबंध हो। साधारण जब सहसंबंध हो उसको छोड़ दें, आंशिक और कौन सा था एक अपने पास, मल्टीपल, पार्शियल और मल्टीपल को अगर छोड़ दें तो बाकी जितने भी कोरिलेशन है उन सबकी रेंज सहसंबंध की अगर सिंपल कोरिलेशन है तो सबकी रेंज किसके बीच होती है, -1 से किसके बीच होती है, +1 के बीच। ठीक है, तो अगर इस रो की बात करें, रो की जो वैल्यू होगी वो हमेशा किसके बीच में लाई करती है, -1 से किसके बीच लाई करती है भी, +1 के बीच में। नोट कर लीजिएगा, रो की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसके बीच में लाई करती है, -1 से किसके बीच लाई करती है, +1 के बीच लाई करती है। अगर बात किसकी हो, पार्शियल की हो, अगर बात किसकी हो, पार्शियल कोरिलेशन की, तो पार्शियल कोरिलेशन में भी क्या होगा, पार्शियल कोरिलेशन में भी जो वैल्यू होती है, ये भी लिख लो, चलो अभी नहीं लिखा हो तो, आंशिक सहसंबंध की भी अगर बात करूं, किसकी बात करूं, आंशिक सहसंबंध की, किसकी बात कर रहे हैं अपन, आंशिक सहसंबंध, या किसकी बात करूं बेटा, पार्शियल कोरिलेशन की, आंशिक सहसंबंध, या किसकी बात करूं, पार्शियल कोरिलेशन की। तो पार्शियल कोरिलेशन की जो वैल्यू लाई करती है वो भी किसके बीच लाई करती है, -1 से किसके बीच होती है भी, +1। पार्शियल की जो वैल्यू लाई करती है वो भी किसके बीच लाई करती है, -1 से +1 के बीच लाई करती है। वैल्यू किसके बीच लाई करती है भी, -1 से किसके बीच, +1 के बीच लाई करती है। इसके बाद बात करें पर मल्टीपल कोरिलेशन, बहुगुणी सहसंबंध, किसकी बात करें, मल्टीपल कोरिलेशन, या किसकी बात करें, बहुगुणी सहसंबंध की। तो बहुगुणी सहसंबंध की भी जो रेंज की बात करें, तो बहुगुणी सहसंबंध की अगर रेंज की बात करूं, बहुगुणी सहसंबंध की रेंज बताइएगा किसके बीच होती है, कौन बताएगा भाई, बहुगुणी सहसंबंध या मल्टीपल कोरिलेशन की रेंज किसके बीच लाई करती है। बाकी की सबको मैंने बताई, मल्टीपल की जो रेंज होती है वो किसके बीच लाई करती है भी, 0 से 1 के बीच लाई करती है। याद होनी चाहिए सारी बातें, 0 से 1 के बीच क्या करती है, लाई करती है। तो ये थोड़ा अलग से देख लेना, आंशिक और इस मल्टीपल में कन्फ्यूजन नहीं होना। बाकी वैसे तो सबकी रेंज, जितने भी ऊपर कोरिलेशन हमने बात की है, सबकी रेंज किसके बीच लाई करती है, -1 से किसके बीच लाई करती है भी, +1 के बीच लाई करती है। कर लीजिएगा नोट यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। हुआ नोट सबका। इसके बाद देखो, हमारे पास जो मेथड आता है वो आता है अपने पास कौन सा, एक मेथड की और बात की थी, इसे हम कहते हैं संगामी विचलन विधि, कंकरेंट डेविएशन मेथड। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं संगामी विचलन विधि, संगामी विचलन विधि, संगामी विचलन विधि या कंकरेंट डेविएशन मेथड, संगामी विचलन विधि
या किसकी बात कर रहे हैं हम, कंकरेंट डेविएशन मेथड की। संगामी विचलन विधि या किसकी बात कर रहे हैं, कंकरेंट डेविएशन मेथड की। संगामी विचलन विधि या किसकी बात कर रहे हैं हम, कंकरेंट डेविएशन मेथड की। अब सर कंकरेंट डेविएशन मेथड क्या होता है, संगामी विचलन विधि या किसकी बात हो रही है, कंकरेंट डेविएशन मेथड की। हेडिंग लगा लो, संगामी विचलन विधि या किसकी बात हो रही है, कंकरेंट डेविएशन मेथड की। तो कंकरेंट डेविएशन मेथड में जो फॉर्मूला होता है वो होता है आरसी इक्वल टू कंकरेंट डेविएशन जो फॉर्मूला होता है आरसी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 2c माइनस एन अपॉन कितना एन। फॉर्मूला जो होगा लिखिएगा आरसी इक्वल टू प्लस माइनस 2c माइनस एन अपॉन कितना होता है आपके पास एन। सी क्या होती है सर, विचलनों की संख्या भी बात करेंगे सवाल से, और एन तो है ही अपने पास। सी क्या होती है, विचलनों की संख्या। सी क्या होगी आपके पास, विचलनों की संख्या, और एन मतलब पदों की संख्या है ही। लिख लो जहां, अब विचलन कैसे ज्ञात करेंगे वो सवाल से सीखेंगे। जहां सी क्या होती है भाई, विचलनों की संख्या। जहां सी क्या होगी आपके पास, विचलनों की संख्या या नंबर ऑफ डेविएशंस। सी क्या होगी अपने पास, विचलनों की संख्या या नंबर ऑफ डेविएशंस। विचलनों की संख्या किसकी बात हो रही है, नंबर ऑफ डेविएशंस। विचलनों की संख्या किसकी बात हो रही है, नंबर ऑफ डेविएशन। और n का मतलब कितने पद दिए हुए आपको, n का मतलब पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स या ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन जब भी कोरिलेशन में देखी जाती है जोड़े से देखी जाती है। ऐसा नहीं कि x की 10 और y की भी 10 तो 20 हो गई, ऐसा नहीं होगा। दोनों के मिला के एक ऑब्जर्वेशन होती है, पदों की संख्या या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पदों की संख्या किसकी बात हो रही है भी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, कितने पद या टर्म्स की बात हो रही है, नोट कर लो फॉर्मूला, फिर एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। अब यहां देखो एक चीज होती है आपके पास, अगर 2c माइनस एन प्लस का है, 2c माइनस एन किसका है भाई, प्लस का, तो rc भी क्या होता है, प्लस का। ये बात बड़ी याद रखना कि अगर 2c माइनस एन किसका है भाई, प्लस का, 2c माइनस एन अगर किसका है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगर प्लस का है, तो इसका मतलब कंप्लीट जो रिजल्ट होगा सहसंबंध, आरसी भी क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव होगा। आरसी भी क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव। अगर 2c माइनस एन, अगर 2c माइनस एन नेगेटिव है आपके पास, 2c माइनस एन आपके पास क्या है, नेगेटिव, तो आरसी जो होगा वो भी आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। 2c माइनस एन अगर नेगेटिव है तो आरसी भी आपके पास क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा। आरसी भी आपके पास क्या होगा, नेगेटिव, कर लीजिएगा नोट। तो आरसी भी आपके पास क्या होगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये भी क्या होगा आपके पास, नेगेटिव। ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कब भी इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम में कब भी इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 2c माइनस एन, 2c माइनस एन पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो गई। अब इसमें n की वैल्यू और ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अपन बाद में देखेंगे। ये लिख लिया सबने। पदों की संख्या की बात हो गई अपने पास कि कितने पद बनेंगे, वो पद कैसे बनेंगे वो सवाल से सीखेंगे, विचलन कैसे बनेंगे वो सवाल से सीखेंगे। अभी बेसिक फॉर्मूला सीख लिया, आर सी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस एन अपॉन कितना हुआ, n। ठीक है, बात क्लियर यहां तक। अब देखो एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, क्या लेके चलता हूं, एक क्वेश्चन। एक चर x दे दिया, एक आपको क्या दे दिया, y। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करें, कोई वैल्यू लिख लेते, 20, 22, 25, 19, 22, 19 और मान लो लिख दिया 23, 21, 27, 29,
एक और लिख देते हैं, कितनी लिख दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। और ये लिख दिया अपन ने 30, ठीक है, लिख दी x की। तो ऐसे अपन किसकी वे सेट कर लेते हैं, y की। y में मान लो कोई लिख दिया 30, 32, 12, 18, 40, 42, 55 और 46 और ये हो गई 20, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दी। अब इसमें c की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, n की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो तरीका क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। आपको मेथड क्या होता है सर, मेथड होता है अपने पास कि नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाते हैं और उसका निशान देखते हैं कि प्लस का आ रहा है कि किसका आ रहा है, माइनस का। ऐसे समझ लो कि नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाते हैं, निशान किसका आ रहा है। 22 में से 20 घटाए तो 2 बच गए तो प्लस का, 25 में से 22 घटाए तो प्लस का, 19 में से 25 घटाए तो किसका आएगा, माइनस का, 23 में से 19 घटाए तो प्लस का, 21 में से 23 घटाए तो माइनस का, 27 में से 21 घटाए तो प्लस का, 29 में 27 घटाए तो प्लस का, 30 में से 29 घटाए तो निशान किसका, प्लस का। लिख दिया इधर। इसके बाद देखो इधर चलते कि सर 32 में से 30 घटाए तो साइन किसका, प्लस का, 12 में से 32 घटाए तो निशान किसका, माइनस का, 18 में से 12 घटाए तो निशान किसका, प्लस का, 40 में से 18 घटाए तो निशान किसका, प्लस का, 42 में से 40 घटाए तो निशान किसका, प्लस का, 55 में से 42 घटाए तो निशान किसका, प्लस का, 46 में से 55 घटाए तो निशान माइनस का, 20 में से 46 घटाए तो निशान किसका, माइनस का। यहाँ तक क्लियर भी बात। नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाते हैं, निशान जो आता है उसके सामने लिख देते हैं। लिख दिया आपको। अब यहाँ देखो क्या होगा, वैल्यू सेम होगी, अगर कोई वैल्यू सेम भी हो जाती है कहीं तो वहाँ प्लस माइनस न लगा के बराबर का निशान लगा देते हैं। प्लस माइनस न लगाए क्या निशान लगाते हैं, बराबर का, ठीक है। अब ये जो निशान आए, इन निशानों को, साइनों को क्या कर लो, गुणा करा लो। ये जो साइन आए ना, इसके और इसके, इनको गुणा करा लो। प्लस गुणा प्लस प्लस, प्लस गुणा माइनस माइनस, माइनस गुणा प्लस, माइनस गुणा प्लस कितना हुआ, माइनस, प्लस गुणा प्लस कितना हो गया, प्लस, माइनस गुणा प्लस माइनस, प्लस गुणा प्लस प्लस, प्लस गुणा माइनस माइनस, प्लस गुणा माइनस कितना हो गया, माइनस, ठीक है, क्लियर। अब सर दो वैल्यू हैं, अब दो वैल्यू आएंगे आपके पास। कौन कौन सी वैल्यू की बात होगी भाई, एक तो कितने पॉजिटिव साइन है, कितने पॉजिटिव साइन है, वही किसकी वैल्यू होगी आपके पास, सी की वैल्यू। तो कितने पॉजिटिव साइन है अपने पास, 1, 2 और 3। तो ये तो हो गई सी की वैल्यू कितनी हुई सवाल में, 3। ये सी की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास इस क्वेश्चन में, 3 हो गई, ठीक है यहाँ तक। और जो टोटल कितने साइन है, टोटल नंबर ऑफ साइंस, वहाँ तो एन जनरल लिख दिया पदों की संख्या, लेकिन एक्चुअल जो है टोटल नंबर ऑफ साइन, टोटल नंबर साइन कितने हैं, टोटल नंबर साइन मतलब प्लस वाले और माइनस वाले, प्लस वाले तथा कौन से, माइनस वाले। तो प्लस वाले और माइनस वाले देखें तो कितने हैं भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 साइन आ रहे हैं आपके पास। टोटल साइन कितने आ रहे हैं भी आपके पास, 8। प्लस के और कौन से साइन, माइनस के, ठीक है। टोटल साइन कितने आ रहे हैं आपके पास, 8 साइन आ रहे हैं, ठीक है। तो 8 अगर साइन आ रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 8 हो गई। टोटल साइन 8 आ रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 8। अब क्या निकाल लेते हैं, 2c माइनस एन। तो 2c माइनस एन कितना होगा बताओ, 2c माइनस एन, 2c तो कितना हो गया आपके पास, 2 गुणा 3, n का मतलब कितना हो गया, 8। तो कितने हो गए आपके पास, 6 माइनस 8 तो कितने हो गए, -2। 2c माइनस एन कितना हो गया आपके पास, -n। अब किसकी जरूरत है अभी, आरसी की। अब किसकी जरूरत है आपको, आरसी की। तो अगर आरसी की आपको जरूरत है तो देखो आरसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरसी इक्वल टू, अब देखो 2c माइनस एन किसका, माइनस का, तो उत्तर किसका आएगा भाई, माइनस का। ये हो गया 2c माइनस एन, 2c माइनस एन अपॉन कितना होगा, n। 2c माइनस एन की वैल्यू कितनी है, -2। अब आपको पता अंडर रूट में माइनस तो काम करता नहीं है, तो ये कितना हो गया, माइनस तो बाहर, और ये हो गया 2 बटे कितना हुआ, 6। नहीं, n की वैल्यू कितनी है, 8। अरे n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8 हो गया।
तो यहाँ से देखो ये बन गया आर सी इक्वल टू सर कितना हो गया 1/4 माइनस का, और 1/4 का अंडर रूट आप जानते हो 1/2 होता है, तो वो भी कितना होगा 1/2, अंडर रूट कितना होगा 1/2, तो ये हो गया माइनस का 0.5। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आर सी की। तो आपको क्या करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाना है, साइन लिखते चले जाना है, नीचे वाले में से ऊपर फिर साइनों को गुणा कराना है, फिर यहाँ टोटल साइन काउंट कर लेते हैं कि प्लस माइनस इक्वल टू जो भी साइन आ रहा है टोटल 8 आ गए, तो 8 आ गए। पॉजिटिव वाले क्या कहलाते हैं सी, तो सी कितना है 3, माइनस प्लस वाले कितने आ गए 8, तो 2c माइनस एन, 6 माइनस 8 कितने हो गए 2, -2 हो गए वैसे तो, लेकिन जब ये माइनस का होगा तो रिजल्ट किसका आता है माइनस का, तो इसकी वैल्यू तो 2 ले ली, नीचे एन की वैल्यू रखनी थी 8 फॉर्मूले के अंदर, तो कितना रिजल्ट आ गया 2/8, 1/4 का अंडर रूट 1/2 माइनस का 1/2, मतलब क्या वैल्यू हो गई 0.5। क्या वैल्यू हो गई आपके पास 0.5 किसकी माइनस की। अब देखो इससे क्या ज्ञान होता है सर, इससे क्या ज्ञान होता है, इससे दिशा का तो ज्ञान होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इससे मात्रा भी आती है, लेकिन मात्रा जो है वो निश्चित नहीं आ पाती है। इस मेथड से दिशा का तो ज्ञान होता है, लेकिन मात्रा जो आती है वो क्या नहीं आती है आपके पास, निश्चित मान प्राप्त नहीं हो पाता। तो एक लाइन लिख लो कि संगामी विचलन विधि द्वारा दिशा का ज्ञान होता है परंतु मात्रा निश्चित प्राप्त नहीं होती है। दिशा का ज्ञान होता है परंतु मात्रा निश्चित प्राप्त नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने पांचों मेथड पढ़ लिए भाई। पहला स्कैटर डायग्राम, दूसरा ग्राफिकल, तीसरा कार्ल पियर्सन, फिर अपन ने स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, और एक किसकी बात थी कंकरेंट डेविएशन मेथड की। तो ये कुछ मेथड्स थे आपके पास किसके, कोरिलेशन ज्ञात करने के। तो इतना काम कीजिएगा, फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।